नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएसनी की 5th एडिशन वाली हमारी सीरीज़ में। यूनिट सेकंड हमारी चल रही है और यूनिट सेकंड में हमारा आज चैप्टर है 5 और जिसमें हम पढ़ेंगे परवार या पवार वंश के बारे में। ये है पवार वंश के तमाम गढ़ और इन गढ़ों की ना मैं एक जो है फ़ोटो के साथ वीडियो लेके आऊँगी। उसमें हम देखेंगे गढ़ों के बारे में, एग्जैक्टली समझेंगे कौन सा गढ़ कहाँ था, किस तरीके से कहाँ पर वो फेमस था और आज वर्तमान में क्या स्थिति है। तो इसकी एक मैं ना फ़ोटो वाली वीडियो लेके आऊँगी, उसमें आपको डिटेल में बताऊँगी। लेकिन आज हम पढ़ेंगे गढ़वाल का पवार वंश राजाओं का उल्लेख, ठीक है, किस तरीके से इनका जो स्टार्टिंग हुई थी पवार वंश की। यह है गढ़वाल का पवार वंश और इसकी स्टार्टिंग करने से पहले हम जानते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी। आखिरकार जो जो राजा था इसका वो कैसे कैसे आया, कैसे बना। तो बात ऐसी है कि नवीं शताब्दी जो थी, नवीं शताब्दी के समय में जो है 52 ठाकुरी राजाओं का शासन था। शासन किसका था? 52 ठाकुरी राजाओं का शासन था। तो उसमें क्या होता है ना, एक राजा होता है भानु प्रताप। कौन होता है? भानु प्रताप। तो भानु प्रताप एक राजा होता है। भानु प्रताप का नाम सोनपाल भी होता है। क्या होता है? सोनपाल, ठीक है। तो सोनपाल क्या करता है? सोनपाल जो राजा होता है इसका दूसरा नाम होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसके समय में जब ये राजा होता है, इसके समय में एक जो कनकपाल है, कनकपाल नाम का, कनकपाल, तो कनकपाल, ठीक है। कनकपाल नाम का जो पुरुष था, यानी कि जिसे आदि पुरुष कहा जाता है, तो ये क्या होता है, ये आता है यहाँ तीर्थ यात्रा में, ठीक है, तीर्थ यात्रा में आता है। और तीर्थ यात्रा में जब आता है तो जो है सोनपाल देखता है भाई ये तो बड़ा स्मार्ट है ना, बहुत स्मार्ट है, बहुत बुद्धिमान है। तो वो क्या करता है, सोनपाल जो है अपनी बेटी की शादी कर देता है, किससे? कनकपाल से। और कनकपाल से कर देता है। उसके बाद जो है कनकपाल यहाँ पे किसकी स्थापना करता है? पवार वंश की यहाँ पे स्थापना करता है। ये एक थ्योरी है जो आपको बेसिकली थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। इसके अलावा किस तरीके से नींव रखी गई वो हम पढ़ेंगे आगे। तो स्टार्ट करते हैं पवार और पवार वंश से। तो देखो, चाँदपुर गढ़ के पवार वंश या पवार वंश की नींव रखी गई। तो नींव कहाँ रखी गई इसकी? चाँदपुर गढ़ पवार वंश या जो है परमार वंश की नींव रखी गई। इसके अलावा पवार वंश का संस्थापक एवं आदि पुरुष कौन था? कनकपाल था। मैंने बोला था ना, कनकपाल यहाँ पे तीर्थ के लिए आया हुआ था। तो पवार वंश का प्राचीनतम अभिलेख 1455 ईस्वी में राजा जगतपाल का मिला है। तो सबसे पुराना अभिलेख अगर पाल वंश में किसी का मिला है तो किसका मिला है? जगतपाल का। आप ऐसे याद कर सकते हैं, जगत में किसका नाम है जिसका जो है अभिलेख है? तो जगत में किसका नाम है? प्राचीनतम अभिलेख है जगतपाल का। और कब का है? 1455 ईस्वी का। एवं अभिलेख देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से मिला है। तो जगत में नाम किसका है जिसका प्राचीन अभिलेख वर्तमान में है? और जो पवार वंश था इसका सबसे प्राचीन जो अभिलेख मिला है वो जगतपाल का ही मिला है। और कहाँ से मिला है? देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से। इसके अलावा पवार राजाओं की सूची की अगर बात की जाए तो 4 अलग अलग सूची मिलती हैं, जिसमें पहली सूची होती है कप्तान हार्डिंग की और जो है 1796 ईस्वी की है। जबकि दूसरी सूची की अगर बात की जाए तो यह है सरकारी विवरण आधार पर किसकी? बैंकेट की, ठीक है। और 1849 में जो है ईस्वी से ली गई है। इसके अलावा एटकिंसन द्वारा भी पवार शासकों की सूची को अल्मोड़ा सूची कहा गया है। तो एटकिंसन के द्वारा जो दी गई है पवार शासकों की सूची से क्या कहा गया है? अल्मोड़ा सूची कहा गया है। और बैंकेट की सूची सर्वाधिक मान्य है, यानी कि बैंकेट की सूची कौन सी है? 1849 वाली, ठीक है। तो बैंकेट की सूची जो है सर्वाधिक मान्य है क्योंकि ये सूची सुदर्शन शाह के सभागार ग्रंथ 1828 ईस्वी से मेल खाती है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे है मौलाना वंशावली एवं एटकिंसन के अल्मोड़ा सूची में कनकपाल की जगह भगवान पाल का नाम दिया हुआ है। और हार्डिंग वंशावली में ये भी दूसरा नाम मिलता है। और पवार वंश में कुल कितने शासक थे? 60 शासक थे। इसके अलावा चंद शासक में कितने शासक थे? वो थे 62, ठीक है, ध्यान में रखना है, ये भी कई बार पूछ लेता है। तो 60 शासक थे। और गढ़वाल वर्णन पुस्तक, पहली पुस्तक कौन सी है? गढ़वाल वर्णन। तो गढ़वाल वर्णन पुस्तक की बात की जाए तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है हरिकृष्ण रतूड़ी। आगे देखेंगे, आगे है गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक। तो जाति प्रकाश पुस्तक किसकी है? जाति प्रकाश पुस्तक है बालकृष्ण शांति भट्ट की। तो बालकृष्ण शांति भट्ट की पुस्तक कौन सी है? जाति प्रकाश। तो गढ़वाल वर्णन पुस्तक है हरिकृष्ण रतूड़ी की और गढ़वाल जाति प्रकाश है बालकृष्ण शांति भट्ट की। अब देखेंगे आगे राजा कनकपाल के बारे में। तो नवीं शताब्दी में गढ़वाल में 52 ठाकुरी राजाओं का शासन था, जैसे मैंने अभी आपको स्टोरी में भी बताया, जिसमें से एक चाँदपुरगढ़ था और जिसका राजा कौन था? भानु प्रताप था। तो चाँदपुरगढ़ का राजा कौन था? भानु प्रताप था। उस टाइम पे क्या होता है? भानु प्रताप का दूसरा नाम क्या होता है? सोनपाल होता है। और कौनपुर गढ़ को कनकपाल का गढ़ माना जाता है। किसको? कौनपुर गढ़ को। और हरिकृष्ण रतूड़ी व एटकिंसन के अनुसार कनकपाल धार नगरी यानी कि गुजरात से आया था। और कहाँ आया था? तीर्थ यात्रा पर आया था। जिस तरह से आपको पता है
कि अलग अलग जो इतिहासकार हैं उन्होंने अलग अलग जगह से इसे बताया। इसके अलावा हरिकृष्ण रतूड़ी ने के अनुसार जो है कनकपाल धार नरेश वाघपति का छोटा भाई था और सोनपाल ने अपनी पुत्री का विवाह क्या किया, कनकपाल से कर दिया। कनकपाल क्या आया था, उत्तराखंड आया हुआ था तीर्थ यात्रा में। तो जो सोनपाल है चाँदपुर गढ़ी का कौन होता है, शासक होता है। तो वो क्या करता है, अपनी बेटी का विवाह कर देता है कनकपाल से। और पीताराम ने अपनी पुस्तक गढ़वाल एशियन एंड मॉडल, एशियंट और मॉडल में क्या लिखा है कि कनकपाल मालवा से आया था। और कुछ इतिहासकारों के अनुसार कनकपाल गुज्जर देश से आया था और गुजरात एवं मालवा के कुछ भाग में गुज्जर देश पड़ता है, ठीक है। गुजरात एवं मालवा का कुछ भाग जो है गुज्जर देश में पड़ता है। और कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी द्वारा रचित पुस्तक दिगलोली दैट वाज गुज्जर के मैं मालवा और गुजरात के भाग को गुज्जर देश बताया है। इसके अलावा गुज्जर प्रदेश में कनकपाल के आने का प्रमाण आदि बद्री मंदिर की रचना शैली है जो गुजरात के सोलांकी मंदिर से जो है समान है, मंदिरों के समान है। इसके अलावा ये बताया है इसमें कि कौन पहला राजा था और किस तरह से वो उत्तराखंड में उसकी स्थापना हुई और कहाँ से वो आया हुआ था। तो ये जो आप सूची देख रहे हैं यहाँ पे, ये सूची है बैंकेट की सूची, सर्वाधिक मान्य सूची है ये। इसमें एक चीज़ हमने खास ये पढ़ी थी। इसके अलावा अभी हमें इसमें ना ये चार हमें पता होनी चाहिए। पहले कनकपाल, फिर उसके बाद कौन है श्यामपाल, फिर पादुपाल और उसके बाद अभिपाल, ठीक है। तो ये चार हमें अभिगत पाल ये हमें पता होना चाहिए। तो पहले कनक, फिर श्याम, फिर पादु और फिर अभिगत। तो KSPA आप ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि चारों का नाम आ सकता है ना, स्टार्टिंग के चार बताइए क्रम तो आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा अब देखेंगे परवार वंश की स्थापना तिथि के संबंध में मतभेद। देखो स्थापना तिथि को लेकर भी इसका काफ़ी मतभेद है क्योंकि हरिकृष्ण रतूड़ी जी अपनी एक बुक में गढ़वाल के इतिहास में कहते हैं 888 ईस्वी है, जबकि अपनी ही दूसरी पुस्तक गढ़वाल वर्णन में जो है इस बात का खंडन कर देते हैं और फिर लिखते हैं 688, ठीक है। उसका भक्त दर्शन के अनुसार पवार वंश की नींव 88 यानी 888 में ही लिखा गया है। और राहुल साकृत्यायन की माने तो पवार वंश का आदि पुरुष किसे, अजयपाल को माना है। अजयपाल के बारे में भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। और सुदर्शन शाह के सभागार ग्रंथ में स्वयं को पवार वंश का माना है। इसके अलावा भारतीय लोक साहित्य पुस्तक के लेखक श्याम परमार के जो है पवाड़े शब्द जो है के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए अजयपाल से पूर्व के शासक, पहले हमने कनकपाल के बारे में पढ़ा। कनकपाल की शादी हो जाती है भानु प्रताप और सोनपाल जिसे कहा जाता है उसकी बेटी से, और वो चाँदपुरगढ़ में क्या करता है, नींव डालता है ना पवार वंश की। उसके बाद हमने देखा कि सबसे प्राचीनतम जो अभिलेख मिलता है जगतपाल का मिलता है। और क्या बोला इसमें, फिर उसके बाद अजयपाल से पूर्व, तो कनकपाल के बाद जो लोग हैं अजयपाल से पूर्व के जो लोग हैं उनके बारे में देखते हैं। तो चमोली जनपद में जो है सकंड ग्राम में जो है सुरपाल और सुरपीताल अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें पवार वंश के 15 शासक थे। आगे है परवारों में 24वें शासक सोनपाल के जो है राजधानी भिलंग घाटी में थी। कहाँ थी, भिलंग घाटी में थी 24वें शासक की, जिसका नाम था सोनपाल। और आज भी इस घाटी को जो है सोनी भिलंग कहा जाता है। और 28वां प्रवार शासक कौन था, लखनदेव पाल था जिसकी ताम्र मुद्रा प्राप्त होती है। और रुद्रप्रयाग में 1994 ईस्वी में प्राप्त धारशिला शिलालेख का संबंध 29वां परमार शासक अनंतपाल द्वितीय है। धारशिला भी जिसको धार लग जाएगी क्या हो जाएगा, उसका अंत हो जाएगा। यानी कि अगर किसी चीज़ में धार आ गई तो क्या होगा, उसका अंत होना निश्चित है। तो वही है। तो धारशिला अभिलेख किससे है, अनंतपाल से, ऐसे भी याद कर सकते, ठीक है। अनंतपाल द्वितीय से है और कब का है, 1994 का, रुद्रप्रयाग का ही। और अनंतपाल द्वितीय का राज्यारोहण कब हुआ था, 1333 में। इसके अलावा 34वां शासक है जगतपाल। जगतपाल के बारे में हमने पहले भी देखा था कि 1455 ईस्वी में क्या होता है, इसका जो है ताम्रपत्र मिलता है और देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में मिलता है जिसमें जो है जगतपाल को रजवार भी कहा गया है। तो कौन से चंद शासक को रजवार कहा जाता है, तो जगतपाल को रजवार कहा जाता है। अब जानेंगे अजयपाल के बारे में। तो अजयपाल के बारे में जानते हैं, तो ये कौन सा था, 37वां राजा था। इसके अलावा राहुल साकृत्यायन ने अजयपाल को पवार वंश का संस्थापक माना और अजयपाल का शासक 1490 से 1519 का रहा। तो कुछ लोग क्या मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कनकपाल है, कुछ लोग मानते हैं अजयपाल है, लेकिन आयोग तो कनकपाल ही कहेगा। अगर हमसे पूछा जाएगा राहुल साकृत्यायन के अनुसार कौन है, तो वो कौन होगा, फिर अजयपाल होगा, ठीक है। तो राहुल साकृत्यायन के अजयपाल को पवार वंश का संस्थापक माना और अजयपाल जो है शासक जो है 1490 से लेकर 1519 तक रहा। और राय बहादुर पीताराम ने अजयपाल को गणपति से संबोधित किया है। अजयपाल चाँदपुरगढ़ से गणपति आनंदपाल के पुत्र थे और 52 गढ़ों को अपने बाहुबल से जीता था। तो अजयपाल कौन थे, चाँदपुरगढ़ के गणपति आनंदपाल के पुत्र थे जिन्होंने 52 गढ़ों को अपने बाहुबल से जीता था। अजयपाल ने कत्यूरियों को पराजित कर उनसे जो है सोने का सिंहासन छीना था। तो प्रश्न आएगा कि सोने का जो सिंहासन था वो किसने छीना था, वो छीना था किसने, अजयपाल ने, और किनसे, कत्यूरियों से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एक। आगे है
1491 में कुमाऊं में कीर्ति चंद ने अजय पाल को बधानगढ़ के युद्ध में हराया था। तो बधानगढ़ का युद्ध कब हुआ था? बधानगढ़ का युद्ध हुआ था 1491 में। इसके अलावा कीर्ति चंद और अजय पाल के बीच में हुआ था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे है, अजय पाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ से कहाँ प्रसाद पहाड़ी पर 1512 ईस्वी में राजप्रसाद बनाया था। यानी कि अजय पाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ की प्रसाद पहाड़ी पर 1512 में राजप्रसाद बनाया था। तो पहले इनकी चाँदपुरगढ़ थी और चाँदपुरगढ़ से जो राजधानी थी वो कहाँ, देवलगढ़ जो है स्थानांतरित कर दी थी। तो अजय पाल ने क्या क्या किया? पहले कतियूर से उनका सोने का सिंहासन छीन लिया और बधानगढ़ का युद्ध किया कीर्ति चंद और किसके साथ? अजय पाल के साथ। और इसमें कब हुआ था? ये 1491 में हुआ था। और अजय पाल ने अपनी राजधानी क्या है, चाँदपुरगढ़ से देवलगढ़ स्थानांतरित की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके अलावा अजय पाल ने देवलगढ़ में अपनी कुल देवी राजराजेश्वरी का मंदिर भी बनाया था, जिसे सत्यनाथ भैरव गुफा का जीर्णोद्धार भी करवाया था। सबसे पहले इसने राजराजेश्वरी का मंदिर बनाया और सत्यनाथ भैरव गुफा का जो है जीर्णोद्धार भी करवाया था। और देवलगढ़ में जो है गोरखनाथ पंथ के सत्यनाथ का आवास था। तो गोरखनाथ पंथ के संत जो थे, गोरखनाथ पंथ के संत जो थे, सत्यनाथ का आवास भी था। और सत्यनाथ के पुजारी नाथपंथी जोगी होते थे, जिन्हें जो है महंत को पीर कहा जाता था, जिनकी वेशभूषा मुस्लिम जो है धर्मानुयायी पीरों के समकक्ष होती थी। इसके अलावा देवलगढ़ में विष्णु मंदिर के सामने जो है सामने की दीवार पर देवलगढ़ में विष्णु मंदिर के सामने की दीवार पर अजय पाल ने जो है पद्मासन की मुद्रा में चित्र बना है। तो देवलगढ़ के विष्णु मंदिर में किसका चित्र बना हुआ है पद्मासन? वो बना है अजय पाल का। इसके अलावा अजय पाल ने 1517 ईस्वी में राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की। सबसे पहले चाँदपुरगढ़ थी इनकी राजधानी, चाँदपुरगढ़ से देवलगढ़ स्थानांतरित की, देवलगढ़, और देवलगढ़ से कहाँ? श्रीनगर, फिर श्रीनगर। ठीक है। और श्रीनगर में कालिका देवी मठ का निर्माण भी इसने करवाया। और अजय पाल ने रसोइया के लिए सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी। तो सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की थी? अजय पाल ने। और अजय पाल ने जो है मापतोल की मापन जो है धुली पाथा का प्रचलन किया था। तो धुली पाथा का किसने प्रचलन किया था? अजय पाल ने। आगे देखेंगे, अजय पाल को जो है गढ़वाल का अशोक कहा जाता है, गढ़वाल का बिस्मार्क और गढ़वाल का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो अजय पाल को गढ़वाल का अशोक, बिस्मार्क और नेपोलियन भी कहा जाता है। प्रोफेसर अजय सिंह रावत ने अजय पाल की तुलना मौर्य सम्राट अशोक से की, जबकि कवि भरत ने मानोदय काव्य में अजय पाल की तुलना कृष्ण, भीम, कुबेर, इंद्र से की। और अजय पाल गोरखनाथ पंथ का अनुयायी था और गोरखनाथ पंथ से अन्य अनुयायी भृतहरि और गोपी चंद थे। और नवनाथ कथा और गौरक्ष स्तवाजाल ग्रंथ में अजय पाल को गोरखनाथ संप्रदाय में 84 सिद्धों में से एक सिद्ध माना गया है। सांवरी ग्रंथ में डॉक्टर सूरवीर सिंह को हस्तलिखित ग्रंथ है और ये ग्रंथ तांत्रिक विद्या पर आधारित है। और सांवरी ग्रंथ अजय पाल के आदिनाथ कहा गया है। तो सांवरी ग्रंथ में अजय पाल को क्या कहा गया? आदिनाथ। अजय पाल को आदिनाथ किसमें कहा गया? सांवरी ग्रंथ में। अजय पाल की मृत्यु थी 1519 में और अजय पाल का जो उत्तराधिकारी होता है कल्याण शाह होता है। तो अजय पाल के बाद कौन आता है? कल्याण शाह। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं कफ्फू चौहान के बारे में। तो कफ्फू चौहान उप्पूगढ़ का सरदार था। तो उप्पूगढ़ का कौन था? सरदार था। और कफ्फू चौहान स्वयं के लिए कहता था कि मैं पशुओं में सिंह हूँ और पक्षियों में क्या हूँ? गरुड़ के समान हूँ। इसके अलावा कफ्फू चौहान के लिए अजय पाल ने कहा कि वीर तुम जीत गए और मैं हार गया। इसलिए कहा जाता है कि कफ्फू चौहान ने अजय पाल के सामने सिर कटा लिया लेकिन झुकाया नहीं। और अजय पाल का अंतिम युद्ध उदयपुर पर हुआ और अजय पाल ने स्वयं को कफ्फू चौहान का मुखाग्नि दी थी। यानी कि जो है मुखाग्नि किसने दी थी? अजय पाल ने स्वयं खुद कफ्फू चौहान को जो है मुखाग्नि दी थी। तो जब वो मर गया था उसमें जो मुखाग्नि देते हैं वो किसने दी थी? अजय पाल ने दी थी। यही इसमें कहा गया है। ठीक है। और वो काफ़ी प्रभावित हुआ था उसको कि वो झुका नहीं एट द लास्ट। ठीक है, सर तो उसने कटवा लिया लेकिन झुका नहीं। तो इसका काफ़ी वो सराहना भी करता है। अब देखेंगे सहजपाल के बारे में। तो सहजपाल के बारे में बात की जाए तो देवप्रयाग में क्षेत्रपाल मंदिर के द्वार पर एक शिलालेख 42वें राजा सहजपाल का 1548 से प्राप्त हुआ। देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर में एक घंटी पर लेख सहजपाल का 1561 ईस्वी का है। ऐसा माना जाता है कि इसे सहजपाल द्वारा चढ़ाया गया होगा। सहजपाल का शासन 1547 से 1575 के बीच रहा। सहजपाल मुगल शासक जो अकबर का समकालीन था। अकबर नहीं। तो देखो क्या है, जो सहजपाल था वो मुगल शासक अकबर का समकालीन था, अकबर का। और वहाँ चंद में कौन था? रुद्रचंद्र।
ठीक है, आगे देखेंगे। सहजपाल को अभिलेखों में वीर गुणग सुखद जो है प्रजाया कहा गया है। और सहजपाल के समय अकबर ने गंगा का स्रोत खोजने के लिए एक दल गढ़वाल भेजा था। तो किसके समय में? सहजपाल के समय में। और सहजपाल के समय में गढ़वाल में पांडुकेश्वर के योग बद्री मंदिर में घंटा चढ़ाया था। और मेधांकर शर्मा द्वारा रचित रामायण प्रदीप जो है सहजपाल को महाबली एवं विद्वानों का आश्रयदाता कहा है। सहजपाल के 5 अभिलेख देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से मिले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहाँ से मिले हैं। तो क्या क्या सहजपाल के समय में क्या क्या चीज़ें हुई? पहला ये हुआ कि जो मुगल सम्राट था अकबर का समकालीन था, और अकबर ने ही जो है गंगा के स्रोत के लिए जो है गंगा के स्रोत खोजने के लिए किसको भेजा था? वो भेजा था सहजपाल को। और अकबर ऐसा था कि जिसके किचन में हमेशा क्या होता था? गंगा जल होता था। ठीक है, आगे देखेंगे राजा बलभद्र शाह के बारे में। सहजपाल के बाद 43वें राजा बलभद्र शाह के अन्य नाम बलराम, दुलाराम शाह और बहादुर मिलता है। बलभद्र शाह अपने राजा जो पहले राजा थे जिन्होंने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की, परंतु कल्याण शाह के नाम से भी आगे शाह लगा हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे। भक्त दर्शन के अनुसार परमारों को शाह की उपाधि औरंगजेब ने दी, जो तर्क संगत नहीं है। शाह उपाधि के बारे में अनेक मतभेद हैं, क्योंकि कोई भी तर्क के बारे में सटीक नहीं बैठता है, मगर ये कह सकते हैं कि बलभद्र शाह के बाद ही कर्मागत शाह उपाधि का प्रयोग हुआ है। लोग कहते हैं कि परमारों को शाह की उपाधि लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने दी, और बलभद्र शाह के जो है समय में गढ़वाल में राजदूत भेजने की प्रथा प्रारंभ हुई, और 1581 में ग्वालदम का युद्ध हुआ। देखो एक्चुअली बात क्या है, बलभद्र शाह के समय में ही गढ़वाल में राजदूत भेजने की प्रथा हुई थी। प्रश्न आएगा, जो है बलभद्र शाह के समय गढ़वाल में राजपूत भेजने की प्रथा स्टार्ट हुई थी, किसके समय में हुई थी? बलभद्र शाह के समय में। ठीक है, आगे देखेंगे। 1581 में ग्वालदम का युद्ध हुआ, जिसमें बलभद्र शाह और रुद्रचंद्र के बीच हुआ। कौन सा? जो है ग्वालदम का युद्ध बलभद्र और रुद्रचंद्र के बीच हुआ, परंतु शिव प्रसाद डबराल द्वारा ये युद्ध की तिथि 1591 मानी गई है। और ग्वालदम युद्ध में रुद्रचंद्र के पराजय हुआ, और वह उनका सेनापति पुरुषोत्तम पंत मारा गया। कौन से युद्ध में? ग्वालदम के युद्ध में। ग्वालदम का युद्ध ना आप लोगों का पेपर में भी देखना पड़ेगा कि 1581 दे रहा है या फिर 1591 दे रहा है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, अब देखेंगे आगे। कवि देवराज ने बलभद्र शाह की तुलना भीम से की है। रामायण प्रदीप के अनुसार बलभद्र शाह ने श्रीनगर में चित्रशाला प्रसाद का निर्माण किया, और डांगरी शिलालेख का संबंध बलभद्र शाह से है, जिसमें जो है 1593 तक जो है जीवित रहने की जानकारी मिली है। तो हमने जो है बलभद्र शाह के बारे में क्या क्या देखा, इसको जो है बलभद्र शाह को हमने देखा, सबसे पहले इसे शाह की उपाधि दी गई, और इसमें जो है ग्वालदम का युद्ध हुआ था। अब कुछ लोग कहते हैं 1581 में हुआ था, कुछ लोग कहते हैं 1591 में हुआ था। और जो है कवि देवराज में बलभद्र शाह की तुलना भीम से की है। बस यही इसमें खास है। आगे देखेंगे राजा मानसा के बारे में। मानसा काफ़ी महत्वपूर्ण है। जीतू बकरवाल की कहानी है ना, वो किसके? मानसा के समय की है। ठीक है, तो मानसा 44वें राजा थे। तो कौन से थे? 44वें राजा, जो बलभद्र शाह के उत्तराधिकारी थे। मानसा का लेख देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर से 1608 व रघुनाथ मंदिर से 1610 में मिले हैं। मानसा का शासनकाल 1591 से 1611 था। मानसा के काल में चंद्र शासक कौन था? लक्ष्मीचंद। तो मानसा किसका समकालीन था? मानसा लक्ष्मीचंद। और 7 बार गढ़वाल में आक्रमण किया था, और हार का मुंह देखना पड़ा था। गढ़वाल पर आक्रमण किया और हार का मुंह देखना पड़ा। बलिदत्त पांडे के अनुसार मानसा का सेनापति नंदी था, और मानसा ने श्रीनगर के अंतर्गत मानपुर नामक नगर बसाया था। कौन सा? मानपुर। मानपुर कहाँ है? श्रीनगर में है। मानशाह ने पश्चिम तिब्बत पर जो है दापा प्रांत जीता था, जिसका राजा मानसिक को कर के रूप में जो है सवा सेर सोना व 1 4 सींग वाला मेंढा देता था। तो सवा सेर सोना और 1 4 सींग वाला मेंढा देता था। मानसा के दरबार में कवि भरत रहता था, जिसका मानोदय काव्य की रचना संस्कृत भाषा में की है। देखो मानोदय काव्य की जो रचना है वो किस भाषा में है? वो है संस्कृत में। और किसने की है? कवि भरत ने। और मानदेय काव्य में जो मानसा है उसको सूर्य के समान तेजस्वी और राजा बलि के समान दानवीर बताया गया है। और कवि भरत को मुगल बादशाह जहांगीर ने ज्योतिक राय की उपाधि दी, और जहांगीर विनोद नामक रचना भी की भरत कवि ने उनकी। ठीक है, और क्या मानसा ने देवलगढ़ में गौरजा मंदिर का जो है स्वर्ण कलश भेंट किया था। तो मानसा जो थे उन्होंने क्या किया था? देवलगढ़ में देवलगढ़ के गौरजा मंदिर में स्वर्ण कलश को भेंट किया था। और द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक में फॉरेस्टर द
यूरोपीय यात्री विलियम ने जो है 1608 और 1611 में जो है यात्रा का वर्णन किया है अपनी। द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया, ठीक है, उस टाइम पे भी मानसा राजा थी। और विलियम फिंच ने मानसा का जिक्र करते हुए विलियम फिंच ने कहा है कि वो प्रतापी राजा था। गंगा और यमुना के बीच उसका राज्य फैला हुआ था, जिसकी राजधानी श्रीनगर थी, और वहाँ का शासन सोने के बर्तन में भोजन करता था। और मानसा अकबर और जहांगीर के समकालीन था, और उसके समय जो है चंद राजा लक्ष्मी चंद था। मानसा के समय में चंद राजा कौन था? लक्ष्मी चंद था। आगे देखिए जीतू बगड़वाल की कहानी। तो मैं आपको बोली थी जीतू बगड़वाल की कहानी आज भी काफ़ी फेमस है। और जीतू बगड़वाल जो है बगुड़ी गांव टिहरी का रहने वाला था, जिसके पवाड़े आज भी गढ़वाल में काफ़ी फेमस हैं। जीतू बगड़वाल के पिता गरीबाराई और माता कौन थी? सुमेरु थी। जीतू बगड़ के समय में देवलगढ़ का शासक कौन था? मानशाह था, और उसे भोर क्षेत्र में जो है फौदर नियुक्त किया था। और जीतू बगड़वाल लोकगाथाओं में उसकी खुद को ताबे की खान होने की, ये जो जीतू बगड़वाल था लोकगाथाओं में ये कहा गया है कि उसकी खुद की ताबे की खान थी, ठीक है। और जो है बगोड़ी में सीरा में जीतू को उसके बैलों सहित आचरियों ने हर लिया था। खैट पर्वत भी इनसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और खैट पर्वत की जो आचरियाँ हैं उन्होंने ही जो है जीतू बगड़वाल को हर लिया था उनके बैलों के साथ। तो अभी तक हमने मानसा के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे श्यामशाह के बारे में, ठीक है। इसका एक बार ट्रिक से वो भी देख लेना क्रम। आगे देखेंगे श्यामशाह के बारे में। तो श्यामशाह का शासनकाल 1611 से 1630 तक रहा। 45वां राजा श्यामशाह का उल्लेख जहांगीरनामा में मिलता है। इसमें जिक्र मिलता है कि मुगल दरबार में श्रीनगर शासक श्यामशाह का घोड़े व जो है क्या दिए, इसने हाथी उपहार में दिए थे। श्यामशाह मुगल बादशाह जहांगीर से भेंट का वर्णन है, यानी कि श्यामशाह का मुगल बादशाह जहांगीर से भेंट का वर्णन है। और श्यामशाह पहला परमार शासक था जिसका चित्र मिलता है, किसका? शामशाह का। श्यामशाह ने दावा प्रांत जीतकर वहां से शासक को एक शेर स्वर्णचूर व एक चवर गाय के रूप में कर के रूप में प्राप्त की थी। यानी कि श्यामशाह ने भी जो है दावा प्रांत जीता था, और वहां के शासक से एक शेर स्वर्णचूर व एक चंवर गाय कर के रूप में प्राप्त की थी। और श्यामशाह के समय सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, जिसकी मृत्यु के पश्चात 60 रानियां जो है सती हुई थी। यानी कि जो श्यामशाह था ना, ये थोड़ा सा इस टाइम पे क्या था कि थोड़ा सा विलासी राजा था, ये भी कह सकते हैं। हाँ देखो इसमें लिखा हुआ है विलासी राजा था ये, ठीक है। और विलास में ही इसका ज़्यादातर जीवन बीता। और श्यामशाह ने राजगुरु कौन थे? कवि शंकर देव थे। उन्होंने वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना की थी। प्रश्न है का वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना किससे की है? शंकर देव ने। श्यामशाह ने सिलसारी नामक ग्राम भूमि में दिया था, और कुछ अंश शिवनाथ जोगी के को जो है दान में दिया था। श्यामशाह के समय में जो जेसुइट पादरी अंतोनिया और अंद्रादे श्रीनगर आए थे, और एंटोनिया द एंड्रोडे गढ़वाल के रास्ते तिब्बत 1624 में पहुंचा। और 1625 में जो है केसुराय मठ की स्थापना महीपति शाह ने श्रीनगर में की थी। और केसुराय मठ के द्वारा ही उत्कीर्ण लेख में महीपति शाह का नाम आता है। और मुझे लगता है कि परिवार में श्रेष्ठ होने के नाते इनका निर्माण महीपति शाह से कराया होगा। आगे देखेंगे इसमें लिखा हुआ ऐसा। और देवलगढ़ में सत्यनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1626 में हुआ। और हरिकृष्ण रतुड़ी द्वारा श्याम शाह को जो है राज्यकाल में अंतिम अवधि 1629 बताई गई है, ठीक है। और इसके अलावा पादरी जो एजवोड़े थे उन्होंने 1631 में श्रीनगर व गढ़वाल नरेश का दाह संस्कार देखा, जो संभवतः श्यामशाह ही था। श्यामशाह के बारे में आपने कुछ खास पढ़ना नहीं है, यानी कि तो हमने बस एक डिटेल पढ़ लिया। श्यामशाह के बारे में यही है कि बहुत ज़्यादा विलासी राजा था ये, है ना। सोच रहा हूँ जिसकी 60 रानी है वही है। तो इसके अलावा और बस इसमें यही चीज़ मेन है। और जहांगीरनामा में इसका जिक्र मिलता है, ये भी हमने देखना है। अब देखेंगे आगे महीपति शाह के बारे में। तो जो महीपति शाह है इसमें देखा जाए तो श्यामशाह की कोई भी संतान नहीं थी। हमने इससे पहले श्यामशाह ही पढ़ा था। तो श्यामशाह जैसे आपको पता है विलासी राजा था, 60 रानियाँ थी, लेकिन फिर भी उसका कोई जो है क्या था, कोई संतान नहीं थी। तो क्या होता है, श्यामशाह का कोई संतान न होने के कारण उनके चाचा महीपति शाह जो है गढ़वाल का शासक बना। तो कौन बना? महीपति शाह। किसका बना? श्यामशाह का, ठीक है। तो महीपति शाह कौन था? श्यामशाह का चाचा था। तो क्या होता है, गढ़वाल का शासक बना, जो अपने शासक काल में जो है शत्रुओं से जूझते रहे और उन्हें पराजित किया, जिस कारण उन्हें गढ़वाल का गर्वभंजक कहा जाता है। गर्वभंजक और भंजन वाला याद कर लेना, ठीक है। इसके राज्यारोहण की तिथि हरिकृष्ण रतुड़ी ने 1629 में बताई, जबकि डॉक्टर डबराल द्वारा 1631 में बताई गई है।
इसके अलावा इसमें खास बात यह है कि जो महीपति शाह है ना, वो सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाले शासक हैं। देखो क्यों है, देखो वो ना वैसे भी श्याम शाह के चाचा हैं। श्याम शाह राजा है ना, वो मर गया है, उसके बाद जो उसके चाचा बन रहे, तो सोचो सबसे अधिक उम्र वाले होंगे, इसलिए सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाले गढ़वाल के शासक हैं। और मुगल लेखों में इन्हें अक्खड़ राजा कहा गया है। तो क्या कहा गया, अक्खड़ राजा इन्हें कहा गया है, क्योंकि जो ये क्या करते थे, क्योंकि शाहजहाँ के राज्याभिषेक में शामिल नहीं हुआ थे। ठीक है, तो ये क्या हुए थे, जो शाहजहाँ का राज्याभिषेक था उसमें शामिल नहीं हुए थे। और जो है सी बेसिल्स ने अर्ली जेसूट ट्रैवल इन सेंट्रल एशिया, तो उसमें जो है पुस्तक में एंड्रोडे का यात्रा वृत्तांत लिखा गया है। ठीक है, और एंड्रोडे के जो है सहयात्री मार्किप्स था, जो ईसाई धर्म का प्रचार के लिए महीपति शाह के समय में गढ़वाल आए थे। और महीपति शाह ने तिब्बत पर 3 आक्रमण किए। तो महीपति शाह ने तिब्बत पर कितने आक्रमण किए, 3 आक्रमण किए, जिसका वर्णन जो है एंड्रोडे ने अपने विवरण में किया। और प्रथम अभियान में गढ़वाल से जो गढ़वाल के सैनिक थे 1200 थे, जबकि द्वितीय अभियान में 20,000 सैनिक थे। महीपति शाह ने जो है भूल वंश कुछ नागा साधुओं की हत्या कर दी थी, जिसकी आत्मगलनी के लिए वो कहाँ गए थे, ऋषिकेश में गए थे, और भरत मंदिर में तपस्या की इन्होंने। और नागा साधु की हत्या का पाप धोने के लिए वो जो है काकुवामोर युद्ध में अपना बलिदान दे दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, महीपति शाह ने कुछ नागा साधुओं की हत्या कर दी। उसके बाद वो मंदिर में गए, मंदिर में उन्होंने जो मूर्ति थी, मूर्ति से भी आंखें निकाल ली मूर्ति की। तो उन्हें लगा कि भाई मैंने बहुत ज़्यादा क्या कर लिया है, पाप कर लिया है, और जब मैंने पाप कर लिया तो अब क्या होगा। उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, अब मेरे को युद्ध में ही कहीं अपने आप को क्या करना पड़ेगा, अपने आप का बलिदान देना पड़ेगा। तो उन्होंने यही किया, उन्होंने जो है काकुवाड़ा मोर का जो युद्ध हुआ उनका, उस टाइम पे जो है उन्होंने क्या किया, अपना बलिदान दे दिया। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि काकुआ मोर युद्ध महीपति शाह व चंद शासक त्रिमल चंद के बीच हुआ। तो प्रश्न आएगा, काकुआ मोर का युद्ध किस किस के बीच हुआ, किस किस के बीच हुआ, महीपति शाह और त्रिमल चंद के बीच में, और जिसमें महीपति शाह को हार का सामना करना पड़ा। किंतु अभियान में इस युद्ध में महाराजा को सेनापति बनवाड़ी दास तुवर सहित वीर गति प्राप्त हो गई थी। तो आपको समझ होगा, रोटी सूची प्रथा का जो है, रोटी सूची प्रथा का प्रारंभ किसने किया, महीपति शाह ने। तो क्या क्या देखा हमने, काकुआ मोर युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है, त्रिमल चंद और महीपति शाह के बीच में हुआ। महीपति शाह वीर गति को प्राप्त हो गए थे अपने सेनापति के साथ। और रोटी सूची प्रथा प्रारंभ किसने की, महीपति शाह ने। और जो है इसमें एक खास ये भी है कि महीपति शाह को सेनापति माधो सिंह भंडारी, रिखोली लोधी और बनवारी दास थे। सेनापति कौन थे, माधो सिंह भंडारी, रखौली लोधी और बनवारी दास थे। और बनवारी दास चित्रकार मौलाराम के वंशजों के पुत्र थे, जो कुमाऊं युद्ध में मारा गया। रखौली लोधी ने जो है, लोधी जो थे, इन्हें सिरमौर, तिब्बत और जो है गढ़वाल के दक्षिण भाग को जीतने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और मौलाराम के महीपति शाह को महाप्रचंड जो है भुजदंड कहा। और महारानी कर्णावती महीपति शाह की पत्नी थी। तो महारानी कर्णावती किसकी पत्नी थी, महीपति शाह की। और कर्णावती को ताराबाई और गोलकुंडा की दुर्गावती के नाम से भी जाना जाता है। और रानी कर्णावती ने देहरादून में करणपुर नगर बसाया था। और यशवंत सिंह कटौच के अनुसार महीपति शाह की पत्नी कर्णावती का वास्तविक नाम कर्णावती था। क्या था, करुणावती। तो हमने किसके बारे में पढ़ा, ये अभी पढ़ा था हमने महीपति शाह के बारे में, जिन्हें गर्वभंजन कहा जाता है। अब पढ़ेंगे माधो सिंह भंडारी के बारे में। तो माधो सिंह भंडारी, इनके बारे में पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भंजक हैं ये। ठीक है, वो भंजन थे और ये क्या है, भंजक है, आगे देखेंगे। तो माधो सिंह भंडारी का जन्म जो है मथेला टिहरी गढ़वाल में हुआ। इनके पिता का नाम कालू भंडारी था और माधो सिंह भंडारी की पत्नी का नाम उदीना था, उदीना बौराणी। तो क्या था, माधो सिंह भंडारी को गर्व भंजक कहा जाता है, और जो है इनके महीपति शाह को क्या, भंजन कहा जाता है। ठीक है, इन्हें भंजक कहा जाता है। माधो सिंह भंडारी को मही किसे कहा जाता है, शाह को, महीपति शाह को। और इनके जो है, क्योंकि इन्होंने एकमात्र पुत्र गंजे सिंह की बलि दे दी थी, तो इन्होंने एकमात्र अपने पुत्र की क्या दी थी, बलि दे दी थी। और देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर के द्वार पर एक अभिलेख में लिखा है कि माधो सिंह भंडारी के पुत्र गजे सिंह व पुत्रवधु जो है मथुरा बौराड़ी का उल्लेख मिलता है। और 1640 में रानी कर्णावती के ताम्रपत्र लेख मिला है, जिसमें चमोली में एक हटवाल ब्राह्मण को भूमि दान दी गई, जिसमें माधो सिंह भंडारी को साक्षी माना गया। इन तमाम जो चीज़ें मिली हुई हैं, इसमें एक ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि चीन का तुमुल युद्ध, ठीक है, तो 1640 ईस्वी के आसपास हुआ था। और ये छोटा चीन तुमुल युद्ध जो है माधो सिंह भंडारी वीर गति प्राप्त हो गए थे। तो माधो सिंह भंडारी को वीर गति की प्राप्ति कौन से युद्ध में हुई थी, तुमुल युद्ध में। कब हुआ था, 1640 में।
महत्वपूर्ण है ये भी। और माधो सिंह भंडारी की मृत्यु सतलज नदी के तट पर हुई थी और पृथ्वीपति शाह के समय में सेना नायक भी रहे थे। और माधो सिंह भंडारी ने जो है मथेला की गुल का निर्माण किया था। मथेला की गुल का निर्माण किसने किया था? माधो सिंह भंडारी ने। मथेला की गुल को छेड़ाधार पहाड़ी से लगभग 225 फीट बनाया गया था, जिसमें चंद्रभागा नदी, चकमा नदी और डांगर नदी में पानी निकाला गया। और मशेरगढ़ किला किसने बनाया था? माधो सिंह भंडारी ने। कौन सा? मशेरगढ़ का किला। ये काफी महत्वपूर्ण है इसमें, ठीक है। अब देखेंगे राजा पृथ्वीपति शाह के बारे में। पृथ्वीपति शाह की जो माताश्री थी वो थी महारानी कर्णावती, और यही जो है इनकी क्या बनी थी? संरक्षिका बनी थी। अब देखो जरा क्या है कि 1640 में पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक होता है और उस समय जो है लगभग 7 वर्ष की अल्पवयस्क उनकी क्या थी? अल्पवयस्क से काफी छोटे थे मतलब। तो उनकी संरक्षिका कौन में थी? महारानी कर्णावती। महीपति शाह की क्या है? ये धर्मपत्नी है महीपति शाह की। और पृथ्वीपति शाह ने देहरादून में पृथ्वीपुर की स्थापना की थी। किसने? पृथ्वीपति शाह ने। और पृथ्वीपति शाह ने राजगढ़ी नामक स्थान को दूसरी राजधानी बनाया, जहां शासक ने दिलीप शाह को बनाया। और मुगल जो राजा था शाहजहां ने 1655 में खुलीतल्ला कासिम खां के नेतृत्व में गढ़ राज्य की सीमाओं को घेर लिया, जिसमें चंद राजा बाज बहादुर चंद ने क्या किया था? सिरमौर राज्य मेधांता प्रकाश ने मुगल सेना का साथ दिया था और तीनों सेनाओं ने दून घाटी पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो जो शाहजहां था उन्होंने क्या किया था? दून घाटी पर आक्रमण किया था। किस किस के साथ मिलकर? सिरमौर के जिले मेधांता प्रकाश को, सिरमौर राजा मेधांता प्रकाश और बाज बहादुर चंद्र को, जो इन तीनों और मुगल की सेना, इन तीनों ने क्या है? आक्रमण किया। कहाँ पे? दून घाटी पर, और विजय भी प्राप्त कर ली। और जो है पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा सुलेमान सिकोह को शरण दी थी। किसको? सुलेमान सिकोह को। और इसे जो है अभागा शहजादा भी कहा जाता है। दारा सिकोह का ये बेटा होता है सुलेमान सिकोह, और दारा सिकोह को लघु अकबर कहते हैं, जो सुलेमान सिकोह का पिता था। और सुलेमान सिकोह को 17 आदमियों के साथ गढ़वाल में शरण दी गई थी। तो कितने? 17 आदमियों के साथ जो है शरण दी गई थी। और सुलेमान को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने जयसिंह को गढ़वाल भेजा था, और उसके बाद जयसिंह के पुत्र राम सिंह को। तो सबसे पहले जयसिंह को भेजा, उसके बाद किसको भेजा? राम सिंह को। और मेदनी शाह व राम सिंह ने मिलकर, राम सिंह यानी कि जयसिंह के बेटे ने मिलकर सुलेमान सिकोह को दिल्ली दरबार में पेश किया। अब आप सोचोगे मेदनी शाह कौन है? मेदनी शाह है पुत्र किसका? पृथ्वीपति शाह का। पृथ्वीपति शाह का। पृथ्वीपति शाह का पुत्र कौन है? वो है मेदनी शाह। और राम सिंह कौन है? यह है जयसिंह का पुत्र है, ठीक है। ये क्या करते हैं? दिल्ली में पेश कर देते हैं इसे। और जो है जैसे ही पृथ्वीपति शाह को पता चलता है कि भाई मेरा ही पुत्र मेदनी शाह ने क्या किया, जिसको मैंने शरण दी है उसको जो है दिल्ली भेज दिया, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो क्या करते हैं? उसे देश निकाला कर देते हैं। और पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र कौन है? मेदनी शाह कहलाता है। और मेदनी शाह को दिल्ली में 1662 में मृत्यु की खबर औरंगजेब ने एक पत्र में दी थी। और जो है हाटकोड़ी की संधि पृथ्वीपति शाह और मेधांता प्रकाश के बीच हुई थी। और औरंगजेब ने 1665 में पत्र मिलता है जिसमें फतेह शाह को राजा बनने की बधाई देता है। फतेह शाह कौन होता है? मेदनी शाह का बेटा होता है, यानी कि पृथ्वीपति शाह का कौन होता है? पोता होता है, ठीक है। तो पृथ्वीपति शाह लगभग 1664 ईस्वी में गद्दी का त्याग कर देते हैं और फतेह शाह को राजा बनाते हैं। तो पृथ्वीपति शाह की मृत्यु के बाद उनका पौत्र, यानी कि पृथ्वीपति शाह का पुत्र कौन है? मेदनी शाह। मेदनी शाह का पुत्र कौन होता है? फतेह शाह। तो इनका क्या हो गया? पौत्र हो गया, यानी कि क्या हो गया? पोता हो गया। तो उनको जो है गद्दी पर बैठाता है। और टर्वेनियर ने अपनी पुस्तक ट्रैवल इन इंडिया में गढ़ राज्य की बहादुरी की प्रशंसा की है। और कुंभ मेले के अवसर पर गंगा स्नान के समय देसी राजाओं के बीच जब मेदनी शाह ने कहा कि मेरी गंगा होली, तब मेरे पास आली, तो तब गंगा की धारा चंडी की ओर चलेगी, जिससे आज भी गंगा जी की नील धारा कहा जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और अब देखते हैं रानी कर्णावती के बारे में। तो महीपति शाह, जो महीपति शाह थे उनकी पत्नी थी ये महीपति शाह की। और कर्णावती लक्ष्मी शाह की क्या थी? संरक्षिका थी, यानी कि मॉम भी थी, इनकी मम्मी। और 1635 में शाहजहां ने सेनापति नवाजत खान ने दून घाटी पर आक्रमण कर दिया था और इस समय गढ़वाल की संरक्षिका कौन थी? कर्णावती। और जिनकी सूझबूझ के समय जो है मुगल सैनिकों को पकड़कर उन्हें उनकी जो नाक थी वो कटवा दी थी और उन्हें जो है नाक कटी रानी कहा गया, ठीक है। कब हुआ था? 1635 में हुआ था ये। इसके अलावा नवाजत खां के साथ सिरमौर का राजा मेधांता प्रकाश की सेना ने भी युद्ध में भाग लिया था। और शिव प्रसाद डबराल ने रानी कर्णावती को नाक कटी रानी का नाम दिया है। और जो है निकोलस सनूची ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया डू मोगोर में कर्णावती को जो है साक्षात दुर्गा कहा है। क्या कहा है? साक्षात दुर्गा। और ये कब ये जो है नाक कटी रानी वाला इंसिडेंट कब हुआ था? 1635 में। अब देखेंगे फतेह शाह के बारे में। तो फतेह शाह कौन है? हमने देखा था फतेह शाह है
जो पृथ्वीपति शाह है उनका पोता यानी कि मेदिनी शाह का बेटा। तो गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है? गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है फतेह शाह को। फतेह शाह का गुरु गोविंद सिंह की भांति जो है घोड़े में बैठकर चित्र मिलता है। घोड़े में बैठा हुआ चित्र किसका मिलता है? वो मिलता है फतेह शाह का। और इस चित्र में 33 वर्ष में जो है लिखी गई है। इसमें उनकी आयु कितनी लिखी गई? 33 वर्ष। और हरिकृष्ण रतूड़ी के अनुसार फतेह शाह की समीक्षा कौन थी? राजमाता कटौची। और मतीराम ने फतेह शाह के समय में गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा है। तो मतीराम ने फतेह शाह के समय को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा है। और क्या देखा हमने इनके काल को? शिवाजी भी कहा है। गढ़वाल के शिवाजी भी यही हैं। गुरु विलास के अनुसार भैगरनी का युद्ध ये भैगरनी का युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण है। भैगरनी का युद्ध हुआ था 1689 में, और कुछ लोग 1688 भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 69 है तो 69 ही देखते हैं। तो 69 में होता है किसके बीच? गुरु गोविंद सिंह के और फतेह जो है शाह के बीच में। फतेह शाह के सम्मान में उनकी तलवार व अधिकार कई वर्षों तक जो है दावा में बिहार में रखे गए थे। और जो है भरौनी युद्ध का कारण सिरमौर का राजा मेदिनी प्रकाश से गुरु की मित्रता या पुत्री के विवाह के अवसर पर गुरु के उपहार को लौटाना रहा होगा। यानी कि जो भैगरनी का युद्ध था ना, तो भैगरनी के युद्ध का कारण यहाँ पे बता रहा है कि या तो मेदिनी शाह का जो है मेदिनी शाह काफ़ी अच्छी मित्रता थी गुरु के साथ, गुरु गोविंद के साथ ना, तो इसलिए एक कारण ये भी हो सकता है उन्होंने बोला है। और एक कारण क्या बताया उन्होंने? एक कारण बताया कि जो है या फिर पुत्री के विवाह के अवसर पर गुरु के उपहारों को लौटाना होगा। भैगरनी के युद्ध में वर्णन गुरु गोविंद सिंह की अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक में किया है। तो प्रश्न आएगा, गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा क्या है? उसका नाम है विचित्र नाटक, ठीक है। और फतेह शाह ने अपनी पुत्री का विवाह बिलासपुर के राजा भीमचंद की पुत्र से किया। और म्योमर्स ऑफ देहरादून के लेखक कौन है? GRC विलियम्स थे। और मैं जो है म्योमर्स ऑफ देहरादून में लिखा है कि फतेह शाह ने जो है सहारनपुर पर आक्रमण किया और फतेहपुर का नामक जो है नगर बसाया। फतेह शाह को जो है गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है, शिवाजी भी कहा जाता है। और क्योंकि अकबर की तरह फतेह शाह के दरबार में 9 रत्न थे, तो 9 रत्न हमें पता होने चाहिए क्योंकि कई बार पूछ भी सकता है ना। तो 9 रत्न देख लेते हैं कौन कौन से थे। खेती राम धसमाना, श्री सुरेशानंद बर्थवाल, हरिदत्त नौटियाल, रुद्रीदत्त कमोठी, शशिधर डंगवाल, बासवानंद बहुगुणा, सहदेव, हरिदत्त थपलियाल और कीर्तिराम कंठोला। तो उनका नाम भी आ सकता है, आप एक बार 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 देखोगे याद आ जाएगा, ठीक है। और फतेह शाह ने समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख लिखवाया था। और फतेह शाह जो थे नागपंथी संत बालकनाथ से अधिक प्रभावित थे। और फतेह शाह ने गुरु रामराय को अपने दरबार में बुलाया था और देहरादून में गुरुद्वारा बनाने की मदद की थी। प्रश्न आएगा, फतेह शाह का किसके साथ युद्ध हुआ था? गुरु गोविंद के साथ। गुरु गोविंद के साथ इनका युद्ध हुआ था, ठीक है, भैगरनी का युद्ध। और अगर हमसे पूछेगा कि जो है इनका क्या हुआ था, एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा इसका। इसमें आंसर क्या है, इसमें इन्होंने किसको बुलाया था और जो है किसको की थी? शरण दी थी, गुरुद्वारा बनाने की मदद की थी। वो किसकी की थी? गुरु रामराय की। तो गुरु रामराय, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, रामराय और गुरु गोविंद, गोविंद में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। गुरु गोविंद जिनसे इनकी लड़ाई हुई थी, विचित्र नाटक में इसका वो है वर्णन भी है। और गुरु रामराय क्या दिया था? इन्होंने उनको जो है मदद भी की थी गुरुद्वारा बनाने में। आगे देखिए, फतेह शाह ने गुरुद्वारा की आय हेतु 3 ग्राम खुड़बुड़ा, राजपुर और जो है चामासारी, ध्यान में रखना है, पहली बार फिर से देखते हैं। तो फतेह शाह ने क्या किया? गुरुद्वारा की आय हेतु खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारी, तो चामासारी दान दिए। जबकि फतेह शाह के पौत्र प्रदीप शाह ने क्या किया? प्रदीप शाह ने किया 4 गांव दिए, छायावाला, भूजनवाला, पंडितवाला और घाटवाला। तो घाट, पंडित, भूजन, छाया, ये 4 किसने दिए? गुरुद्वारा में दान दिए। किसने दिए? प्रदीप शाह ने। तो फिर से याद करना है, पहला है खुड़बुड़ा, बाजपुर और चामासारी। खुड़बुड़ा, बाजपुर और चामासारी दान दिए फतेह शाह ने। और जो है प्रदीप शाह ने क्या क्या दिए? छाया वाला, भूजन वाला, पंडित वाला और घट वाला। तो घट वाला, पंडित वाला, भोजन वाला और छाया वाला। उसके अलावा मौलाराम ने अनेक फतेह शाह जो है, मौलाराम के अनुसार फतेह शाह का उत्तराधिकारी कौन था? उपेंद्र शाह था। और उपेंद्र शाह 1 वर्ष तक शासन किया और परमार वंश का सबसे कम कार्यकाल था क्योंकि उपेंद्र शाह की मृत्यु दीपावली के दिन हो गई। और भक्त दर्शन व वॉल्टन फतेह शाह का उत्तराधिकारी था, दिलीप शाह को मानते हैं और जिसका स्पष्ट कोई साक्ष्य नहीं है। रत्न कवि के अनुसार फतेह शाह के समय राज्य में इतनी शांति थी कि लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। किसके समय में? फतेह शाह के समय में। और राजा फतेह शाह के काल में उनकी जो कठैत गर्दी हुई थी,
तो क्या हुई थी, कठैत गर्दी हुई थी जब कठैतों द्वारा प्रजा पर अनेक कर लगाने के कारण भारी अराजकता मची थी, जिन्होंने धर्माधिकारी शंकर डोभाल को मरवाया था। और तब उनके रिश्तेदार पुरिया नेथानी ने चातपुरगढ़ बथाड़ में सयाना फौज से मिलकर श्रीनगर में कोठा जलवा को उनको मरवाया था और मेरे सरदारों के लिंग खकरा गुलाब राय के बीच पहाड़ी पंचिया खाल में चेरों के लिंग के रूप में आज भी गड़े मिलते हैं। और डॉक्टर शिवप्रसाद नैथानी गढ़वाल की संस्कृति, कुमाऊं गढ़वाल की संस्कृति और इतिहास की लोक साहित्य पृष्ठ 487 में इसके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, इसके बारे में अभी ये तो आप लोगों को समझ में आया नहीं होगा, इसके लिए आगे देखेंगे। वर्तमान में जो है पंचख्याला रुद्रप्रयाग जनपद में है। तो प्रश्न आएगा पंचभख्याल, तो पंचभख्याल कहाँ है, यह है रुद्रप्रयाग जनपद में। ठीक है, हमें इतना पता होना चाहिए। इसके अलावा 4th एडिशन में तो ये वाली एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आगे देखते हैं, अगर इसके बारे में आपको कुछ डिटेल में पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस वाले के बारे में ना, मुझे भी समझ नहीं आया ये वाला। तो आगे देखेंगे, फतेह शाह के दरबार के बारे में देखते हैं। तो रत्न कवि और श्री क्षेमराज जटाधर और मतीराम फतेह शाह के दरबारी कवि थे। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ के रचयिता श्री जटाधर और जटाशंकर थे। और श्री रत्न कवि का जो है हस्तलिखित ग्रंथ फतेह प्रकाश है। रत्न कवि फतेह शाह ने अपने ग्रंथ फतेह प्रकाश में हिंदुओं का रक्षक, सील का सागर, उपदंडों का दंड माना अब देने वाला बताया है। और ग्रंथ व्रत कौमुदी में छंदसार पिंगल रचना कवि मतीराम की है। और जो है मतीराम का रसराज ग्रंथ श्रीनगर के चित्रकार मंगत राम तुवर को समर्पित था। कविराज सुखदेव ने अपने ग्रंथ वृत्त विचार में फतेह शाह की वीरता का वर्णन किया है। फतेह शाह ग्रंथ का संपादन डॉक्टर सूरवीर सिंह ने किया। और फतेह शाह यशोवर्मन पुस्तक के रचयिता रामचंद्र हैं। और फतेह शाह की कीर्ति सुनकर शिवराज भूषण व नीलकंठ या जटाशंकर ने श्रीनगर की यात्रा की थी। और इंडो चाइना तिब्बत जो है ट्रायलिंग नामक पुस्तक जो है श्री राम गोपालन की है। ठीक है, अब देखेंगे आगे। अब देखेंगे प्रदीप शाह के बारे में। तो प्रदीप शाह की अगर बात की जाए तो लखनऊ संग्रहालय में रखे सिक्कों के आधार पर देखा जाए तो इनका शासनकाल 1717 से लेकर 1757 तक का है। लेकिन प्रदीप शाह के मिले दानपत्र के आधार पर देखा जाए तो 1717 से लेकर 1772 तक का है। ठीक है, ये अलग अलग मत हैं, ऐसे तो पेपर में आता नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो प्रदीप शाह की संरक्षिका, हालांकि देखा जाए तो अब तो कुछ भी आ जाए कुछ पता नहीं है। तो क्या है, प्रदीप शाह की संरक्षिका की अगर बात की जाए तो वो कौन थी, कनक देवी थी। और इनके पिता का नाम क्या था, दिलीप शाह। और प्रदीप शाह का दीवान रघुपति चौथा था। और प्रदीप शाह के वजीर का नाम क्या था, चंद्रमणि डंगवाल और रंगी बिष्ट था। प्रदीप शाह का भक्सी जो है विद्याधर डोभाल और आनंद सिंह थे। प्रदीप शाह का दरबारी कवि कौन था, मेधाकर शर्मा था, जिसमें जो है रामायण प्रदीप की रचना की थी। रामायण प्रदीप की रचना किसने की थी, मेधाकर शर्मा ने। और प्रदीप शाह ने चित्रकार मौलाराम तोमर को संरक्षण प्रदान किया था। और मौलाराम द्वारा निर्मित प्रदीप शाह का रूपचित्र प्राप्त हुआ है। तो क्या हुआ है, इनका रूपचित्र प्राप्त हुआ है। और मौलाराम तोमर को इन्होंने क्या दिया था, संरक्षण प्रदान किया था। और प्रदीप शाह ने दून की राजधानी नवादा से हटाकर जो है धामूवाला कर दी थी। और प्रदीप शाह के समय में कुमाऊं पर 1743 ईस्वी में रोहिला आक्रमण अली मोहम्मद के नेतृत्व में हुआ था। तो क्या हुआ था, रोहिला आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था, अली मोहम्मद के नेतृत्व में हुआ था और प्रदीप शाह के समय में। और रोहिला के आक्रमण में जो है कल्याण चंद्र चतुर्थ की संधि करते समय जो है 3 लाख रुपए की मांग की थी। तो रोहिला ने क्या किया था, कल्याण चंद्र चतुर्थ से संधि करते समय 3 लाख रुपए की मांग की थी। और इस राशि को प्रदीप शाह ने उधार देकर कल्याण चंद्र चतुर्थ की सहायता की थी। तो क्या किया था, कल्याण चंद्र की कहीं ना कहीं चंद्र राजवंश और जो है गढ़वाल का जो पवार वंश है, इनके जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने क्या की थी, इनकी हेल्प की थी। उसके बाद क्या होता है, सहारनपुर में रोहिला सरदार को लगता है भाई इसके बाद इतना पैसा कि ये जो है इतना उसको क्या दे रहा है, इसकी हेल्प कर रहा है कल्याण चंद की। तो क्या करते हैं, रोहिला फिर जो है गढ़वाल में चले जाते हैं आक्रमण करने के लिए। तो सहारनपुर में रोहिला सरदार होते हैं, ये नजीब खां ने जो है 1757 में दून पर आक्रमण किया। और 1757 ईस्वी से 1770 तक दून पर जो है नजीबुद्दौला या नाजीब खां का अधिकार रहा था। कब तक, 1770 तक का। ठीक है, और प्रदीप शाह का शासनकाल में चंद और पवार वंश की मित्रता के लिए जाना जाता है। तो अगर पूछेगा कि जिस तरह से इसने कल्याण चंद्र की है ना, कल्याण चंद की इसने हेल्प की थी, इसको लगा कि भाई अभी क्या है, अभी इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो रोहिला का जब आक्रमण होता है तो कल्याण चंद चतुर की जो है इसने हेल्प की थी। तो इसलिए प्रदीप शाह का कार्यकाल जो है चंद और पवार वंश के क्या है, मित्रता के लिए जाना जाता है। ये वाला महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है,
इसमें आगे क्या है कि प्रदीप शाह की 2 ताम्र मुद्राएं व तिमासी जिन्हें लखनऊ के राज्य संग्रहालय में रखा गया है। तो जो प्रदीप शाह थी, इसकी जो जो 2 ताम्र मुद्राएं थी जिन्हें तिमासी कहा जाता है, इन्हें कहाँ रखा गया? लखनऊ के संग्रहालय में रखा गया। और जयपुर राजा संवाई जयसिंह व प्रदीप शाह ने अपने अपने वकील दोनों राज्यों में नियुक्त किए। इनमें से निवेदिश जो है विदेशित संबंधों का जो है दर्शाता है, यानी कि विदेशों से भी इनके संबंध थे। इसके अलावा प्रदीप शाह के दीवान रघुपति और सबलीगढ़ का निर्माण उल्लेख भी मिलता है। तो प्रदीप शाह में हम मेनली यही चीज़ें पढ़ते हैं। पहला ये कि इसने कल्याण चंद की हेल्प की थी, है ना, रोहिल्ला के आक्रमण के समय में, और 3 लाख रुपए इसने दिए थे उसको कर्ज पे। और इसके बाद जो है चंद और पवार वंश का मित्रता का शासक किसके समय में होता है? प्रदीप शाह के समय में। यही इसमें महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखेंगे राजा ललित शाह के बारे में। तो ललित शाह की अगर बात की जाए तो 1772 में गद्दी पर बैठा था और इसके समय में कुमाऊं का शासक दीपचंद था। और दीपचंद की जीवित अवस्था में कुंवर मोहन सिंह रौतेला ने 1777 में स्वयं को कुमाऊं का जो है शासक घोषित कर दिया था। किसने? मोहन सिंह रौतेला ने। और ललित शाह के समय में सिखों ने जो है 2 बार 1775 और 1778 में देहरादून में आक्रमण कर लिया था। ठीक है। और ललित शाह व सिखों के बीच सिरमौर का युद्ध होता है 1779 में। तो सिरमौर का युद्ध कब होता है? 1779 में। और हर्षदेव जोशी ने ललित शाह को पूर्वांचल विजय में के लिए आमंत्रित किया था। किसने किया था? हर्षदेव जोशी ने। और बगवाली पोखर का युद्ध होता है 1779 में। ठीक है। और बगवाली पोखर का युद्ध होता है 1779 में और ललित शाह व मोहन सिंह के बीच में होता है, जिसमें ललित शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण किया और मोहन सिंह को युद्ध से जो है भाग जाता है इस बीच। उसके बाद क्या होता है? ललित शाह ने प्रद्युमन शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया और हर्षदेव जोशी को प्रद्युमन शाह का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और प्रद्युमन शाह ने अपने आप को जो है दीपचंद का दंतक पुत्र घोषित किया, जबकि प्रद्युमन शाह डोटियाली रानी का पुत्र था। इसके अलावा जो ललित शाह के 4 पुत्र थे, ललित शाह जो था इसके 4 पुत्र जैकित शाह, प्रद्युमन शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। तो प्रद्युमन शाह क्या था? प्रद्युमन शाह को तो इसने कुमाऊं में बैठा दिया था मोहनचंद को हरा के, और उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था? वो था हर्षदेव जोशी। ठीक है। और ललित शाह की मृत्यु के बाद हवाला बाग में दुलाड़ी नामक स्थान पर मलेरिया के कारण हुई थी। किसकी? ललित शाह की मृत्यु। तो इसके बाद क्या होता है? ललित शाह का उत्तराधिकारी कौन होता है? जैकित शाह होता है। आप देखेंगे जैकित शाह के बारे में। तो जैकित शाह के बारे में क्या है ना, ये था क्यूटली रानी का पुत्र था और 1780 में 1785 तक ये गद्दी पर बैठा था, केवल 5 वर्ष के लिए। तो बैंकेट की सूची में जैकित शाह के राज्यारोहण व शासन का समय 1780 से लेकर 1786 माना गया है और डॉक्टर मुगनी लाल के अनुसार 1780 से लेकर 85 तक रहा है। ये इसमें बस इन्फॉर्मेशन। आगे देखेंगे जैकित शाह के दरबारी आपस में 2 दलों में बट गए थे। देखो जैकित शाह के समय में क्या हुआ कि देखो एक है ललित शाह, तो ललित शाह क्या करता है? अपने एक बेटे को तो वहाँ कुमाऊं में भेज देता है चंद में, किसको? प्रद्युमन को। और यहाँ दूसरा बेटा गढ़वाल में राज कर रहा होता है, वो कौन सा होता है? जैकित शाह। और जैकित शाह के समय में ही क्या होता है? जो दरबार होता है 2 गुटों में बट जाता है। पहला होता है खंडूरी और दूसरा होता है डोभाल। और जैकित शाह के समय में कृपाराम डोभाल मुख्तार होते हैं। तो कृपाराम डोभाल क्या होता है? डोभाल होता है। और नित्यानंद खंडूरी क्या होते हैं? फौजदार होते हैं। और वजीर जयदेव डंगवाल होते हैं। और कृपाराम डोभाल तानाशाही प्रवृत्ति का था। जो कृपाराम डोभाल था ये, तो कृपाराम डोभाल क्या था? तानाशाही प्रवृत्ति का था और गढ़वाल में तनावपूर्ण वातावरण के लिए जिम्मेदार था। और नेगी जाति के सदस्यों ने दूर के फौजदार घमंड सिंह मियाँ को श्रीनगर बुलाया था। तो नेगी जाति के लोगों ने क्या किया? फौजदार घमंड सिंह मियाँ को जो है श्रीनगर बुलाया। उन्होंने क्या किया? कृपाराम डोभाल को जो है हत्या करवा दी, तो उनको मरवा दिया और स्वयं जो है मुख्तार बन गया। तो नेगी जाति ने क्या किया? कृपाराम डोभाल की हत्या करवा दी और जो है किससे करवाई? घमंड सिंह मियाँ से। और जिसके बाद घमंड सिंह मियाँ के हाथों क्या हो गई? कठपुतली बन गए। कौन बन गए? नेगी जाति के लोग। ठीक है। अब किसी से तुम काम करवा रहे तो वो तो कठपुतली तुम्हें बनाएगा ही ना। जिस तरीके से अंग्रेजों की हेल्प ली पहले शासकों ने भारत में, उसके बाद जो है अंग्रेजों की कठपुतली बन गए। तो उसी प्रकार क्या हुआ? नेगी जाति के लोगों ने जो है घमंड सिंह मियाँ की जो है हेल्प तो ली कृपाराम डोभाल को मारने में, लेकिन बाद में क्या हुआ? उसी के कठपुतली बन गए। बाद में क्या होता है? जैकित शाह ने सिरमौर के राजा जगत प्रकाश से यहाँ जो है राजदूत भिजवाया था। तो जैकित शाह ने सिरमौर के राजा जयप्रकाश के यहाँ जो है राजपूत भिजवाया था, जिसमें जो है कपरौती के युद्ध में प्रद्युमन शाह विजयराम नेगी थे। तो इसमें क्या होता है? कपरौली का युद्ध होता है। इसमें प्रद्युमन, पराक्रम शाह और विजयराम नेगी
विजयराम नेगी का भी इसमें नाम आता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है, नेगी की संयुक्त सेना को हराया और श्रीनगर में आकर घमंड सिंह का वध कर दिया था। तो जयकित शाह ने जो है सिरमौर के राजा जयप्रकाश की यहाँ क्या किया, राजदूत भिजवाया था, जिसमें कपरौली के युद्ध में प्रद्युमन, पराक्रम और विजयराम नेगी की संयुक्त सेना ने क्या की, को हरा दिया था इसने, और श्रीनगर में आकर घमंड सिंह का वध कर दिया। उसके बाद सिख आक्रमणों से बचने के लिए जयकित शाह ने सिखों को राखी नामक कर देता था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे उत्तराखंड में ना जो सिख लोग थे उनका ज़्यादा आक्रमण हो रहा था, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, सिख लोगों के आक्रमण से बचने के लिए जयकित शाह करता है कि भाई वो क्या सोचता है कि मैं इनको कर दे देता हूँ, तो क्या होता है वो राखी नाम का कर देने लगता है इन्हें। और 1786 में जयकित शाह ने श्री रघुनाथ मंदिर में अपने जीवन को जो है अंत कर दिया। तो कहाँ किया था, रघुनाथ मंदिर में, किसने, जयकित शाह ने। उसके बाद मौलाराम के अनुसार मरते समय जयकित शाह ने प्रद्युमन शाह और पराक्रम शाह को श्राप दिया था। तो कहीं ना कहीं प्रद्युमन शाह और पराक्रम शाह कर रहे थे, इन्हें परेशान कर रहे थे बहुत ज़्यादा, है ना, उन्हीं के भाइयों ने परेशान करते। देखो क्या होता है, जयकित शाह को जो प्रद्युमन शाह है और पराक्रम शाह है इनको ही परेशान करते हैं। परेशान इसलिए, देखो जो प्रद्युमन शाह था ना उसे बहुत सारा चीज़ें, वो सोचता था ये भी मेरा हो वो भी मेरा हो, यानी कि वो कुमाऊं में तो बैठ ही रहा है, लेकिन वो चाहता था अगर कुमाऊं मेरा तो गढ़वाल भी मेरा हो। यानी कि प्रद्युमन शाह और पराक्रम शाह ऐसे भाई थे जयकित शाह के जो चाहते थे सब मेरा ही हो। तो यानी कि वो जयकित शाह को क्या करते थे, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, है ना। तो जाते जाते क्या कहता है, जब उसकी मृत्यु हुई थी तो मौलाना ने उन्हें श्राप भी दिया था, ठीक है, ये भी काफ़ी फेमस है इसमें कि उन्होंने श्राप दिया था। उसके बाद क्या होता है कि तुम भी खुश नहीं रह पाओगे। और हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री में देखोगे ना तो जयकित शाह, प्रद्युमन शाह भी खुश नहीं रह पाते। आगे स्टोरी हम देखेंगे किस तरह से प्रद्युमन शाह के दिन कटे, किस तरीके से प्रद्युमन शाह ने जो है झेला गोरखाओं को, और भी बहुत सारी चीज़ें थी उस समय में। तो जयकित शाह के समय में प्रद्युमन शाह ने अपनी पैतृक संपत्ति श्रीनगर के कुमाऊं में जोशियों को लुटवाई थी, जिसे जो है गढ़वाल के जोशियाणी कांड के नाम से भी जाना जाता है। किसने, जयकित शाह ने। उसके बाद क्या होता है, जयकित शाह के समय दून में दूसरा रोहिला आक्रमण 1786 में हुआ, और जो है सरदार नजीब जंग के पौत्र जो है गुलाम कादिर ने किया, और दून को विजित कर यहाँ प्रशासन को उमेद सिंह को बनाया गया। तो इसमें यही महत्वपूर्ण था। अब देखिए राजा प्रद्युमन शाह के बारे में, ठीक है। प्रद्युमन शाह ने भी अपने भाई जयकित शाह को काफ़ी परेशान किया था, ठीक है। अब देखिए प्रद्युमन शाह के बारे में, तो प्रद्युमन शाह के बारे में यही है कि प्रद्युमन शाह कुमाऊं और गढ़वाल में संयुक्त रूप से नियुक्त हुआ, क्योंकि भाई देखो अगर जयकित शाह की मृत्यु होगी उसके बाद यही तो बैठा प्रद्युमन शाह में, और कहीं ना कहीं प्रद्युमन शाह को ऐसा लगा था कि भाई मेरे पास कुमाऊं तो है, मेरे को गढ़वाल भी मिल जाएगा, तो मैं दोनों जगह का राजा बन जाऊंगा, संपूर्ण उत्तराखंड का। तो प्रद्युमन शाह का शासनकाल होता है 1786 से लेके 1786 से लेके कहाँ पे थे, यहाँ पे, तो 1786 से लेके 1804 तक का। और प्रद्युमन शाह के शासनकाल के बारे में निम्न तिथियां दी गई हैं। जैसे बैंकेट के अनुसार जो है प्रद्युमन शाह का शासनकाल 1786 से लेके 1804 दिया गया है, और मुकुंदी लाल के अनुसार 1785 से 1804 दिया गया है, ठीक है। और रामी व धरणी खंडूरी भाई प्रद्युमन शाह के राज्य मंत्री थे। कौन थे, रामी और धरणी। और हर्षदेव जोशी ने प्रद्युमन शाह के प्रतिनिधित्व में के रूप में कुमाऊं में शासन किया था। तो हर्षदेव जोशी ने क्या किया था, हर्षदेव जोशी वही इंसान है जिसने ललित शाह को क्या किया था, कुमाऊं में आक्रमण के लिए इनवाइट किया था। उसके बाद जो है जब प्रद्युमन शाह को राजा बनाते हैं उसका प्रधानमंत्री यही बनता है, तो इसके बारे में जिक्र मिला है। इसके अलावा कुमाऊं विजिट करने के बाद 1791 में क्या होता है, गढ़वाल में लंगूरगढ़ का गोरखों के साथ आक्रमण होता है, और उसकी हार का सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा जब जयकृत शाह मरते हुए भी श्राप देके गया था कि कहीं ना कहीं प्रद्युमन शाह भी खुश नहीं रहेगा, तो वैसा होता है। उसके बाद क्या होता है, 1791 में युद्ध होता है गोरखाओं के साथ। कौन सा युद्ध होता है, लंगूरगढ़ का। लंगूरगढ़ का युद्ध कब होता है, 1791 में, और उसमें क्या होता है, प्रद्युमन शाह को हार का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और 1791 में पराजित गोरखाओं ने जो है 25,000 वार्षित कर देकर शत्रुओं से राज्य की रक्षा की थी। तो उस टाइम पे क्या होता है, गोरखाओं को जो है क्या किया था, शत्रु से देकर जो है शत्रुओं ने राज्य की रक्षा की थी। उसके बाद संवतः 1851-82 में 1795 में गढ़वाल में भयंकर अकाल आया, जिसे 51वीं व जो है 52 नाम से जाना जाता है। 52 का मतलब होता है गढ़वाल में भयंकर अकाल होता है, ठीक है। और 1803 में क्या होता है, गढ़वाल में भयंकर भूकंप आया, और उस समय गोरखों में जो है अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया के नेतृत्व में आपदाग्रस्त गढ़वाल में आक्रमण किया गया। अब देखो लगातार यहाँ भी आक्रमण हो रहे हैं, है ना। पहले 1700 कब किया, 1791 में किया, उसके बाद 1804 में किया, 3 में किया, ठीक है। जब क्या होता है, आपदाग्रस्त गढ़वाल में किया, क्योंकि वहाँ वैसे भी बहुत ज़्यादा आपदा आ रखी थी। उसके बाद क्या होता है, गढ़ नरेश ने बहुमूल्य सिंहासन, जो सोने का सिंहासन था, आभूषण थे, सहानगर में बेचकर जो है सहारनपुर में बेचकर क्या किया, 12,000 सैनिकों का सेना बनाई, जिसमें लंडौर रियासत में जो है गुजर राय दयाल सिंह के गणपति की सहायता की थी। इसमें किसने की थी, राजा राय दयाल ने, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 14 मई 1804 को खुड़बड़ा के युद्ध में प्रद्युमन शाह की
मृत्यु हो जाती है, जिसके पुत्र जो है प्रीतम शाह को गोरखाओं ने बंदी बना लिया और दूसरा पुत्र कौन था, सुदर्शन शाह, ये क्या होता है, हरिद्वार भाग जाता है। अब देखो 14 मई 1804 वो दिन था जब क्या होता है, खुड़बुड़ा का युद्ध होता है, और खुड़बुड़ा के युद्ध में जो प्रद्युम्न शाह है उसकी मृत्यु हो जाती है और प्रदीप शाह गोरखा ले जाते हैं उसे, और जो है सुदर्शन शाह क्या होता है, हरिद्वार भाग जाता है। उसके बाद क्या होता है, अक्टूबर में 1814 में सुदर्शन शाह के कहने पर लॉर्ड हेस्टिंग ने गोरखों को ये विरुद्ध अंग्रेजी सेना गढ़वाल भेजी थी। तो क्या है, सुदर्शन शाह क्या करता है, फिर 1814 में लॉर्ड हेस्टिंग ने गोरखों के विरुद्ध जो है अंग्रेजी वो क्या करता है, अंग्रेजों से हेल्प मांगता है, और लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया था, गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजी थी। उसके बाद प्रद्युम्न शाह भाई प्रेम के कारण गोरखों के साथ युद्ध में शहीद हो गए। कौन, प्रद्युम्न शाह। और उसके बाद क्या होता है, अतः हम कह सकते हैं कि प्रद्युम्न शाह गढ़वाल का हुमायूं था। तो गढ़वाल का हुमायूं कौन था, प्रद्युम्न शाह, ठीक है। और वैली ऑफ दून के पुस्तक में के लेखक कौन है, A.R. गिल, जिसमें खुड़बुड़ा का युद्ध विवरण मिलता है। अब मुझे एक बात ये समझ नहीं आई कि इसने यहाँ पे लिखा ना भाई के प्रेम में, भाई से तो इन्हें प्रेम ही नहीं था। प्रद्युम्न शाह के भाई कौन थे, जयकित शाह, और जयकित शाह को तो इन्होंने ही बहुत परेशान किया था। परेशान इसलिए ना, यही परेशान करते थे उन्हें कि भाई तू हट जा, कुमाऊं और गढ़वाल का मैं ही राजा बन जाता हूँ। आखिरी लड़ाई तो इसी की थी, और एट द लास्ट जयकित शाह ने श्राप भी दिया था, भाई मैं तो नहीं हूँ खुश, लेकिन तू भी खुश नहीं रहेगा। होता तो यही है, गोरखा लोग आक्रमण करते हैं लगातार, लेकिन यहाँ पे जो भाई का प्रेम लिखा है ना, ये चीज़ बिल्कुल बिल्कुल अलग है भाई। मेरे को तो लगता ही नहीं कहीं से तो इसका कुछ होना चाहिए। हाँ, कह सकते हैं कि प्रेम अगर होता तो ये सब चीज़ें नहीं होती, दोनों भाई राज करते और गोरखों को भी भगा सकते थे। खैर, हिस्ट्री में तो कुछ और ही लिखा होता है ना, मतलब यूनिवर्स तो कुछ और ही सोचता है। आगे बढ़ेंगे तो वैली ऑफ दून पुस्तक के लेखक कौन है, A.R. गिल हैं, जिसमें खुड़बुड़ा युद्ध का विवरण मिलता है। तो वैली ऑफ दून जो पुस्तक के लेखक कौन है, A.R. गिल हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है। वैली ऑफ दून लेखक कौन है, A.R. गिल, और जिसमें खुड़बुड़ा युद्ध का वर्णन मिलता है। आगे देखेंगे, आगे है पराक्रम शाह के बारे में। तो पराक्रम शाह प्रद्युम्न शाह का भाई था। तो जयकित शाह को परेशान करने में, यानी कि जयकित शाह जो इनका भाई था उसको परेशान करने में पराक्रम शाह और प्रद्युम्न शाह क्या थे, इन्होंने ही जो है कहीं, इन दोनों भाइयों ने ही उसे काफ़ी परेशान किया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक उससे लिखा हुआ है भाई के, उसमें क्या पता पराक्रम शाह को भी लेके चले गए होंगे। आगे देखेंगे, पराक्रम शाह प्रद्युम्न शाह का भाई था और मौला राम के गढ़ गीता संग्राम और गढ़िका नाटक में पराक्रम शाह अत्याचारों का वर्णन मिलता है। पराक्रम शाह भी काफ़ी अत्याचार था, ठीक है। और इस ग्रंथ के अनुसार पराक्रम शाह ने मौला राम की गढ़िका छीन ली थी और प्रद्युम्न शाह के वफादार मंत्री खंडूरी भाइयों और रामी थर्नी की हत्या कर दी थी। तो देखो पराक्रम शाह भी कितना वो था, है ना, भाई भाई में आपस में कलेश चल रहा है भाई। तो क्या है कि ग्रंथ के अनुसार क्या होता है, पराक्रम शाह ने क्या किया था, मौला राम की जो गढ़िका थी वो छीन ली थी, और इसने जो है प्रद्युम्न शाह के वफादार मंत्री कौन थे, खंडूरी भाई और रामी और धरणी, इनकी हत्या भी करवा दी थी। किसने, पराक्रम शाह ने। अब देखेंगे टिहरी रियासत से पूर्ण गण प्रशासन। तो पवारकालीन मंत्रीगढ़ के पदाधिकारी की बात की जाए तो राज कौन होते थे, महिषी और महारानी, कुंवर कुंवर होते थे, गुरु राजगुरु होते थे, पुरोहित, इसके अलावा मुख्तियार महामंत्री होते थे, वजीर प्रशासन अध्यक्ष होते थे, दीवान सेनापति, जो है दफ्तरी होते थे, राजा देश प्रभारी, बक्सी दूत या जो है दूत होते थे, है ना, दूत का काम करते थे वो लोग, यानी कि जैसे कहते हैं अभी भी राजदूत है ऐसे। इसके अलावा नेगी जो है संभ्रांत क्षत्रिय प्रतिनिधि होते थे, और गोलदार राजधानी और सुरक्षाध्यक्ष। तो गोलदार के तो राजधानी सुरक्षाध्यक्ष। इसके अलावा वकील क्या होते थे, वो भी राजदूत होते थे, ठीक है। ये देखो बक्सी क्या होते थे, दूत प्रेषणिक का कार्य करते थे। एक उससे सेनापति भी होते थे लोग, सेनापति, ठीक है, सेनापति कह सकते हैं इन्हें। इसके अलावा ये क्या है, वकील, ये कौन होते थे, राजदूत होते थे, राजदूत। आगे देखेंगे, राजगुरु का पद मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण होता था, यानी कि राजगुरु का पद मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण होता था, जिसे बाद में धर्माधिकारी कहा जाने लगा। पवार अभिलेखों में शंकर गुरु श्याम शाह, श्रीनिवास गुरु फतेह शाह और श्रीपति गुरु प्रद्युम्न शाह के समय में आदि गुरुओं का नाम मिलता है। और गढ़ राज्य में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई मंडल होती थी, जिसे कालांतर परगना कहा गया। और पवार शासकों में वैष्णव, शैव, शाक्य धर्म के प्रति अधिक जो है सहिष्णुता प्रदर्शित होती है। तो थैंक यू सो मच। अब कल हम देखेंगे टिहरी रियासत से आगे क्या, यानी कि प्रद्युम्न शाह की मृत्यु के बाद सुदर्शन शाह गद्दी पर बैठता है, किस तरीके से आगे की रणनीति होती है इन लोगों की, किस तरीके से आगे होता है। थैंक यू सो मच। अगर कोई राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।